बच्चों, मैंने कल आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कल समझाया था। अब आज आगे बताती हूँ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। यू माइट इफ़ यू डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड. Before we come to this, let us consider another questions. When we compare different things, they could have similarity as well as difference. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent, and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent students may not be the friendliest one. So, how do we compare students? The certain we may use the depend on the purpose of comparisons. We use the different certain is to choose the sports team, a debate team, and music team, and team to organize the picnic. Still, if for some purpose we have to choose the certain for all round progress of children in the class, how shall we do it? बच्चों, अब हम विभिन्न देशों व राज्यों की तुलना कैसे की जाए इसके बारे में देखेंगे। अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकास और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानता और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करें, इन्हें हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। इनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? यूजुअली वी टेक वन और मोर important characteristics of persons and compare them based on this characteristic. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. बच्चों, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। और समझ पर आधारित पर अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं की अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। दिस इज ट्रू डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। More development than other with less income. This is the based on the understanding that more income means more of all things that human beings need, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. Now, what is the income of a country? However, for comparison between countries, total income is not such as the useful measure. Since countries have the different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. We compare the average income, which is the total income of the country, divided by its total populations. The average income is also per capita income. बच्चों, अब हम देखेंगे कि एक देश की आय क्या है। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है।
इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, लेकिन देश के बीच की तुलना के लिए कुल आय इनका उपयोग माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें ये ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है? हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कल। औसत आय की प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट brought out by the World Bank, this creations is used in classify countries. Countries with per capita income of USA dollar 12,056 per annum and above the 2017 are called rich countries, and those which per capita income of US dollar 955 or less are the called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just USA dollar 1820 per annum. The right countries, excluding countries of Middle East and the certain other small countries, are generally called the developed countries. विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार देश के वर्गीकृत करने पर इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिसकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश। वे देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 995 प्रति वर्ष है, उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल US डॉलर 1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में, जिनमें मध्य पूर्व के देश कुछ अन्य देशों से छोटे देश शामिल नहीं हैं, तो आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। नाउ वी check the average income. What is the average income? Income and other criteria. When we look the individual aspirations of the goal, we found the people not only think the better income but also have a goal such as the security, respect for the other, equality, treatment, freedom, etc. in the mind. Similarly, when we think the nation and the reason we may beside average income think other equality important attitude. आय और अन्य मापदंड। अब इससे देखेंगे, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंस करते हैं तो डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट इन इंडिया, तो हम पाएंगे द इंडिया वाइल डेवलपिंग और बैकवर्ड स्टेट are those whose per capita income in less than per capita income of whole India. Among the developed state, the top most position of the Haryana on the base of the per capita income in 2004 or 5, while among the developing states, the per capita income of the state Bihar is lowest one. बच्चों, अगर हम भारत में विकसित और विकासशील राज्य देखते हैं तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि भारत में तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य में वे जिनकी प्रति व्यक्ति आय उस वर्ष की संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, जबकि विकासशील एवं पिछड़े राज्य वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। 2004 और 5 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित राज्य में हरियाणा का स्थान सबसे ऊपर है, जबकि विकासशील राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य का है। नाउ इनकमिंग प्लानिंग, इकोनॉमिक्स प्लानिंग।
Economics planning is a process in which economics resources are used to obtain some clear and defined aims in the specific period of time. Thus, it can be said the two things are external in the economics planning, such as first, pre-decided aim which have to be accomplished. Second, descriptions of the use of available resources to obtain determined aims. In economy planning, the government decide how will the economics resources be utilized for the maximum satisfactions of the society. The economics resources of the country or estimate before planning the available resources from foreign along with the domestic resources are included in it. After this economics objective are determined and effort are made to obtain the target by using available resources of country in best possible manner. बच्चों, आर्थिक नियोजन के बारे में हम देखेंगे। आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु आर्थिक संभावना देखी जाती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन दो बातों पर जरूरी होती है। पहला, पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों तथा उसके उपयोग करने का ब्यौरा। आर्थिक नियोजन में सरकार द्वारा एक सुनिश्चित किया जाता है कि किस प्रकार की समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। नियोजन से पूर्व देश की आर्थिक संसाधनों का आकलन भी किया जाता है। इसमें घरेलू साधनों के साथ साथ विदेशों से प्राप्त होने वाली साधनों को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण कर देश में उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करते हुए लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नाउ वी सेट द बार the success and the failure of planning in India. Economics planning in India began from 1st April 1951 until now 5 years plans have been completed. During this period, industries, farm work of the country, struggle and self-dependency in the agriculture was obtained rapid expansions according to the field of educational, health and other social field. Following are the major success of planning. बच्चों, अब हम भारत में नियोजन की सफलता और असफलता का भी ध्यान देंगे। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ। अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना पूर्ण कर जा चुकी है। इस अवधि में देश को औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ हुआ और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई और स्वास्थ्य और सुरक्षा व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार हुआ। भारत में नियोजन से प्राप्त प्रमुख सफलताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। सेकेंड वन इज इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फोर इज इंडस्ट्रियलाइजेशंस। फिफ्थ इज इंक्रीज इन पावर जनरेशंस। Six is increase in sector of transport and communications. Seven is education and health. Eight is progress in banking sector. Nine is increase in export and import. बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि भारत में नियोजन के प्रमुख सफलताएं कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय की पहला है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरी है बचत व विनियोग दर के वृद्धि। तीसरी है कृषि क्षेत्र में विकास। चौथी है उद्योगीकरण। पांचवी है विद्युत उत्पादन में वृद्धि। छठी है परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि। सातवीं शिक्षा व स्वास्थ्य। आठवीं है बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति। नौवीं निर्यात एवं आयात में वृद्धि। अब हम इनकम के अलावा वी हैव लुक द इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस गोल। नाउ इन द goals we found the people not only think the better income but also have goals such as a security, respect and other and equal treatment, freedom, etc. Similarly, when we think a nation of the region we may be basic average of income
and this is the important attributes. बच्चों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, अपनी सुरक्षा और उसके बारे में भी सोचते हैं। इसलिए देश के क्षेत्र का बारे में सोचने हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। नाउ इफ़ पर कैपिटा इनकम वेर to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and the Bihar is the last developed of the state. This one is the we know how to Kerala and Haryana is the first or last. We see the both state. Now we start the why the Kerala is back. In Kerala, out of 1,000 children born, thus 10 die before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is the 2 times more than the Kerala. बच्चों, ऐसे हम इससे तुलना करेंगे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग तो केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 का था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है, और दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ this it is the 70 years after independence when our metro cities are full in high rise building and shopping malls. The problem does not end with the infant mortality rate. बच्चों, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों को खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे पड़े हैं। Now we see the public facilities. How is that the average person in the Haryana has more income than the average person in Kerala, but lag behind these culture areas? The reason is the money in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well. बच्चों, ऐसा सार्वजनिक सुविधाएं के बारे में देखेंगे। ऐसा क्यों कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल की औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से वह केरल के पीछे। इसका कारण है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाओं में खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता होती है। नाउ वी सी सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get uneducated medicines unless you can afford to save to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infections, diseases, unless the whole of your community take prevent step. बच्चों, नागरिक की कितने भी भौतिक वस्तुएं और सेवा प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में एक संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। हम उदाहरण देखेंगे कि आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको सकारात्मक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर में अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना? आप क्या करते? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस प्रकार सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई है।
Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and service collectivity. Just think, will it be chapter to have collective security to whole locality or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you some private school elsewhere, so you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all children have chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go high school because the government society has not provided adequate facilities. तो इस प्रकार हमें हर उपलब्धता मिले ये ज़रूरी भी नहीं है. नाउ केरला हैज़ द लो इन्फेंट मॉर्टैलिटी rate because it was the adequate preventions of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system, short form PDS, functions well. Health and monetaries and natural status of people, such state is certainly likely to be better. बच्चों, केरल में शिशु मृत्यु दर कम कर दी गई क्योंकि यहाँ स्वतंत्र और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं प्राप्त मात्रा में उपलब्ध है. इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है. ऐसे राज्यों में लोगों को स्वस्थ और पोषण स्तर पर निश्चित रूप से बेहतर की संभावना बनाई गई है. आओ हम अब एक एक्टिविटी देखें और एक रिपोर्ट देखें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. तो ये रिपोर्ट्स देखिए. वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development we being to think of other certain. There could be a long list of such certain, but then it would be not be so useful. What we need it is a small number of the most important thing. Health and education indicators such as the ones we use in comparison of Kerala and Haryana, all among them over the past decade, and so health and the education's indicators have come to be widely used along development. For the extended human development report published by the UNDP compare the countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at the certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Developing Report in 2019. मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हमें एक पता चला है कि एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगे. ऐसे ही मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन इतनी उपयोगी नहीं रहेगी. हमें अधिक मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी. हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है. स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसी सूचकों में से पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास और माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा. उदाहरण के लिए UNDPO द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर पर और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के प्रति व्यक्ति आप के आधार पर करती है. भारत में और उसके पड़ोसी देशों में 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की कुछ सुविध आंकड़ों में इतनी डालना रुचिकर रहा है. How isn't is the surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and the big country like ours has such as a low rank in the world. That
Though the Nepal and Bangladesh have low per capita income, then the India is at there are better than इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय पे भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा। यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित के पीछे नहीं हैं। Now, many improvements have been suggested in the calculating SDI and many new compoundment have been added to Human Development Report. But by prefixing human to development, it was made it very clear that what is the importance of development. What is happening in the citizen of country. It is a people, their health, their well-being that is the most important. Now, फर्स्ट इज़ हम देखेंगे कि एक देश के नागरिकों से साथ क्या हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य, उसका कल्याण सबसे अधिक जरूरी। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास का मापने के लिए कुछ और पहलू का विचार किया जाना चाहिए? नाउ वी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री ऑफ quite developed, we would certainly like the level of development to go up the future or at the least be maintained for future generation. This is absolutely desirable. However, since the second half of 20th century, the number of scientists have been warning that the present type of level of development are not sustainable. बच्चों, ये हम विकास की धारणीयता देखेंगे। हम विकास को जिस तरह परिभाषित कर रहे हैं, अभी के लिए तो मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह भी चाहेंगे कि विकास का स्तर और ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. हमारे विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तरार्ध में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस threat of overuse in the many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing their groundwater reserve. In the another 25 years, country should be doing to same if the present vibe of using these resources continue. Groundwater overseas is the particularly found in the agriculturing prosperous regions Punjab and West UP, Hand Rock and particular found in the agriculture prosperous region of Punjab and Western UP, Hard Rock Plateau area of the southern and South India, some coastal area and the rapidly growing urban settlement. बच्चों, भारत में हम अब भूमिगत जल को देखेंगे। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमि जल के अति उपयोग होने से गंभीर संकट में 300 जिलों में सूचना मिली है कि यहाँ पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आती जा रही है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने से वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों से देश का 60% भाग इस साधन के अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की कृषि दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों,
क्षेत्रों में और कुछ तटवर्ती क्षेत्रों तेजी से विकास होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। Groundwater is an example of renewable resources. These resources are weaponized by the nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing these sources. Not renewable resources are those which we are exhausted after year of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover now resources that we did not know earlier. New sources in this way added the stock. However, over time, even the will get as hosted. For example, crude oil that will be extracted from the earth is non renewable resource. However, we may find source of oil that we did not know the earlier expressions are being undertaken all the time. बच्चों, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से माना है, पर अगर हम भूमिगत जल को भी समाप्त कर देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पूर्ण पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों को अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पूर्ण पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन को उपयोग भी कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन साधनों में धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी भी एक पूर्णतः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीनीकरणीय साधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसलिए हर समय खोज चलती रहती है और यही हमें दिखाती रहती है कि हम क्या करें। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी इसी का एक एग्जाम्पल है और इन्हीं के साथ हम देखते हैं कि environmental degradations do not respect national or state boundaries. This issue is no longer reason to nations sufficient. Our future is a link together. Sustainability to development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economically, philosophers and other social scientists are working together. In general, of questions of development and progress is perennial. At all times, as a number of society and individual, we need the ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So, to doubt and development continues. बच्चों, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। ये एक क्षेत्र का देशगत विषय नहीं रह गया। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता की तुलना स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास की प्रगति या प्रश्न हमेशा चलने वाला है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास का पर बहस भी जारी रहेगी। धन्यवाद। आज आपका ये पाठ पूरा हुआ। अब आपको प्रश्न उत्तर मैं कल दूंगी। आप इसको पढ़ें, समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।